एक्सपीरियंस एजुकेशन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो आइए फिर से शुरू करते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा के भाग 2 के नोट्स के लिए। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम MPLADS की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में। समग्र आवास योजना का प्रारंभ कब हुई थी? समग्र आवास योजना जो है सन 1999 से सन 2000 में शुरू हुई थी। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई थी? 11 अक्टूबर सन 2014 को। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर सन 2014 को प्रारंभ हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। तो अगला क्वेश्चन है, या अगला पॉइंट कह लीजिए, सामान्य सेवा केंद्र यानी कि CSC किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के अधीन आता है। अगले पॉइंट पे समर्थ अभियान क्या है? तो समर्थ अभियान की जो अवधि है वो 1 फरवरी 2023 से 15 अगस्त 2023 है। 1 फरवरी 2023 से 15 अगस्त 2023 है। उसका उद्देश्य क्या है? आज़ादी का अमृत महोत्सव विजन के तहत इसका उद्देश्य जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव विजन के तहत जो है समर्थन अभियान है। अगले पॉइंट के चलते हैं। ई पंचायत मिशन मोड का उद्देश्य जो है ग्रामीणों को सशक्त और रूपांतरित करना। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन। तो जिला रजिस्ट्रार यानी कि यूपी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि CMO होता है। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन का जो जिला रजिस्ट्रार जो होता है वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि CMO होता है, जो कि धारा 7 1969 अधिनियम के तहत जो है राज्य रजिस्ट्रार को क्षेत्र की सभी घटनाओं का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। यानी कि ये CMO के लिए धारा दी गई है 1990। रजिस्ट्रीकरण खंडों का विभाजन की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास। रजिस्ट्रीकरण खंडों का विभाजन की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास। पंचायत लेखा व्यवस्था जो है ये उपबंध क्या करती है? इसका उपबंध कौन करता है? राज्य विधानमंडल करता है। पंचायत लेखा व्यवस्था का उपबंध जो है राज्य विधानमंडल करता है। और राज्य वित्त आयोग से संबंधित सिफारिशें क्या सिफारिशें हैं? आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सिफारिशें हैं जैसे कि पंचायतों की वित्तीय सुधारने हेतु आवश्यक उपाय, यानी कि जो राज्य वित्त आयोग जो है पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु आवश्यक उपाय करेगा, पंचायतों को मजबूत वित्तीय आधार देने वाले प्रावधान करेगा और राज्य के समेकित निधि से पंचायतों को दी जाने वाली अनुदान सहायता प्रदान करेगा। ये 3 पॉइंट दिए गए थे। पंचायत में आरक्षण से संबंधित प्रावधान। पंचायत में अनुसूचित जातियों के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। तो पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था? 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। अनुसूचित जातियों के लिए पंचायतों में आरक्षण जो है ये सही कथन है। अनुसूचित जाति व जनजातियों की महिलाओं को 50% अलग से आरक्षण नहीं दिया जाता, ये असत्य कथन है। लिखा है कि अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं को 50% से अलग आरक्षण नहीं दिया जाता, यह असत्य कथन है। महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा 1/3 से अधिक की जा सकती है। किसके माध्यम से की जा सकती है? राज्य विधानमंडल के द्वारा। महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा 1/3 से अधिक की जा सकती है राज्य विधानमंडल के द्वारा। अब संवैधानिक अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न देख लीजिए। संवैधानिक अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न है कि अनुच्छेद 243 के 1 के अनुसार प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या और निर्वाचन स्थानों की संख्या का अनुपात राज्य भर में समान रहना चाहिए। यानी कि कहने का उद्देश्य कि इस अनुच्छेद के तहत 243 के 1 के अनुसार प्रदेश की जो जनसंख्या और निर्वाचित स्थानों की संख्या का अनुपात जो है राज्य भर में समान रहना चाहिए।
अगले क्वेश्चन की ओर अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है राज्य के विवेक पर आधारित प्रावधान, यानी कि राज्य के विवेक पर आधारित प्रावधान क्या है। इसमें निम्न प्रावधान या विवेकाधिकार दिए गए हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का माध्यम, यानी कि जो ग्राम पंचायत अध्यक्ष है, इसी चुनाव का माध्यम जो है वो राज्य के विवेकाधिकार में आता है। राज्य वित्त आयोग का गठन भी राज्य के विवेकाधिकार में आता है। और आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय से संबंधित योजना, ये भी जो है हमारे राज्य के विवेकाधिकार के अंतर्गत आती हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपको यूट्यूब के अन्य भी चैनलों पर भी देखने को मिल जाएंगे MCQs में। तो यहाँ पर जो है नोट्स के माध्यम से इन क्वेश्चंस को यहाँ पर दिया गया है, ताकि जो है हम कम समय में जो है सीधे सीधे क्वेश्चंस के नोट्स को पढ़ सकें। तो उत्तर प्रदेश की योजना व पुरस्कार, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना की घोषणा कब हुई थी? 24 अप्रैल 2017 को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की घोषणा 24 अप्रैल 2017 को हुई थी। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना की घोषणा 24 अप्रैल 2017 को हुई थी। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। ग्राम स्वराज की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा गई थी। ग्रामों में आधारभूत संरचना है तो प्रमुख गतिविधियाँ दी गई हैं। कैसी गतिविधियाँ? जैसे बेघरों को क्या देना है? पक्का मकान देना, पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना, पेयजल यानी कि पानी की सुविधा उपलब्ध कराना, साफ सुथरे पानी की, मुख्य सड़क नेटवर्क और 12मासी सड़क संपर्क स्थापित होना चाहिए। ये जो है ग्राम स्वराज की संकल्पना थी, जो महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है ग्राम विकास मंत्रालय की जिम्मेदारियाँ, मतलब क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं ग्राम विकास मंत्रालय की। तो इनके कार्य के फॉर्म में यहाँ पर दिए गए थे। कार्यों का निरीक्षण करना, यानी कि मॉनिटरिंग करना, धन का केंद्रीय हिस्सा जारी करना, धन का जो है केंद्रीय हिस्सा जारी करना, समन्वय और निर्देशन देना, योजना और नीति निर्माण करना, कार्यक्रमों का निरीक्षण करना, धन का केंद्रीय विकास जारी करना, समन्वय और निर्देशन देना और योजना और नीति निर्माण करना। राष्ट्रीय और केंद्र सरकार की योजनाएं, राष्ट्रीय और केंद्र सरकार की योजना क्या है? 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ 1975 में हुआ था। यहाँ पर देखना पड़ेगा ये 20 सूत्री है कि 20 सूत्री हो सकता है, कुछ मिस्टेक हो गई है, इसको हम देख लेंगे और आप लोग भी देखिएगा और कमेंट करिएगा। अंत्योदय अन्न योजना वर्ष 2000 में प्रारंभ हुई थी, दिसंबर 2000 में प्रारंभ हुई थी। जहाँ तक ये 20 सूत्री कार्यक्रम होना चाहिए, जो 1975 में प्रारंभ हुआ था, और उसके बाद जो अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ दिसंबर 2000 में हुआ था। तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट उसी में ही ये पॉइंट दिए गए हैं। तो जैसे जननी सुरक्षा योजना, इसका प्रारंभ कब हुआ था? 12 अप्रैल 2005 को। जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 को। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 नरेंद्र मोदी द्वारा। जल जीवन मिशन का प्रारंभ कब हुआ था? 15 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष जल संरक्षण से संबंधित प्रश्न देख लिए। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किसको दिया गया? दसपड़ गांव अल्मोड़ा उत्तराखंड को। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 जो है दसपड़ गांव अल्मोड़ा उत्तराखंड को दिया गया था। और राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में संशोधन 2022 में जो है 9 विषयों के साथ लिंक किया गया। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से संशोधन 2022 जो है 9 विषयों के साथ इसको चिन्हित किया, लिंक किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा जो है वह है पंचायतों में शिकायत निवारण। तो पंचायतों में शिकायत निवारण का क्या है? प्रभावी शिकायत निवारण है तो आवश्यक कदम, क्या क्या कदम उठाने चाहिए? शिकायतों की सुनवाई होनी चाहिए, समाधान में दक्षता, सरपंच और सचिव के नागरिकों के लिए सुलभता, सरपंच और सचिव की नागरिकों के लिए सुलभता, यानी कि जब भी कोई नागरिक जो है गांव का सरपंच या सचिव से मिलना चाहते हैं तो वो आसानी से उनसे मिल सके। इसका निष्कर्ष क्या है? उपरोक्त सभी उपाय अपनाए जाने चाहिए, यानी कि ये सभी जो शिकायत निवारण है तो आवश्यक कदम है कि शिकायतों की सुनवाई की जानी चाहिए, समाधान होना चाहिए अच्छे से, सरपंच और सचिव से मिलकर भी अपनी शिकायत कर सकता है और उनसे आसानी से मुलाकात भी सुलभ होनी चाहिए। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं, पंचायत चुनाव और
प्रशासनिक नियुक्तियाँ, पंचायत चुनाव और प्रशासनिक नियुक्तियाँ। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति होती है, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है, पंचायत चुनाव का निर्णय होता है और राज्य निर्वाचन आयुक्त के तथ्य। तो यहाँ पर पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति यानी प्रत्येक मतदान स्थल पर पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाती है। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति जो है निर्वाचन अधिकारी के द्वारा की जाती है। एक ही व्यक्ति को एक से अधिक मतदान स्थलों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। एक ही व्यक्ति को एक से अधिक मतदान स्थलों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जिला पंचायत सदस्य जो है जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। पंचायत चुनाव का निर्णय, संविधान के प्रावधान के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। अनुच्छेद 247 के अंतर्गत संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय जो है राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। अनुच्छेद 247 के अंतर्गत संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय जो है राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। 247 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयुक्त के तथ्य, यह एक संवैधानिक पद है। राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है एक संवैधानिक पद है, नियुक्त राज्यपाल के द्वारा होती है, न कि विधानमंडल द्वारा। इसकी नियुक्त राज्यपाल के द्वारा होती है। पंचायत चुनाव के लिए उत्तरदायित्व, पंचायत चुनाव के लिए यह उत्तरदायित्व आवश्यक कर्मचारी राज्यपाल द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। जो आवश्यक कर्मचारी होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। ग्राम पंचायत, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत की समितियाँ, तो यहाँ पर 6 समितियों का उल्लेख किया गया है। नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति और जल प्रबंधन समिति। नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण एवं कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति और जल प्रबंधन समिति। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। आगे की ओर हम देखते हैं यहाँ पर विकास योजनाएं। पंचायत क्षेत्रों की विकास योजनाएं ग्राम पंचायतों द्वारा प्रतिवर्ष तैयार की जाती हैं। पंचायत क्षेत्रों की विकास योजना किसके द्वारा तैयार की जाती है? वहीं ग्राम पंचायत के द्वारा प्रतिवर्ष तैयार की जाती है। पंचायत समिति गठन स्तर, उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति गठन खंड स्तर पर गठित की जाती है। पंचायत समिति का गठन जो है खंड स्तर पर गठित की जाती है। उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति जो है खंड स्तर पर गठित की जाती है। पंचायत राज प्रणाली का महत्व क्या इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? स्थानीय सरकार की स्थापना करना, गांव के विकास में सक्रिय भागीदारी करना, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि पर बल देना। यानी कि ये जो सभी विकल्प के फॉर्म में अगर दिया जाएगा तो ये सभी में विकल्प जो है सही होंगे। पंचायती राज से संबंधित ऐतिहासिक तथ्य, इसके ऐतिहासिक तथ्य क्या है? विकेंद्रीकरण आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? 1995 में हुआ था। विकेंद्रीकरण आयोग का गठन 1995 में हुआ था। जवाहर रोजगार योजना जो 1989 में प्रारंभ की गई थी, जवाहर योजना जो है 1989 में प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण बेरोजगारों को लाभकारी रोजगार प्रदान करना, ग्रामीण बेरोजगारों को लाभकारी रोजगार प्रदान करना, ग्रामीण बेरोजगारों को लाभकारी रोजगार प्रदान करना। गुप्त काल में ग्राम सभा का नाम यानी कि गुप्त काल में जो है ग्राम सभा का नाम क्या था? पंचमंडली कहा जाता था। गुप्त काल में ग्राम सभा का नाम यानी कि मध्य भारत में पंचमंडली कहा जाता था। ग्राम का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? महत या ग्रामी। ग्राम का सर्वोच्च अधिकारी महत या ग्रामी होता था। पंचायत राज से जुड़ी अन्य जानकारियाँ। भारत का पहला राज्य या कहीं कि पूरे प्रदेश में पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला, तो भारत का पहला राज्य या पूरे प्रदेश में पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला, तो यहाँ पर पहला जो राज्य है, पहला जिला या पहला राज्य जो है हमारा नागौर, राजस्थान 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी। और उसके पास जो है आंध्र प्रदेश में वर्ष 1959 में की गई थी। तो यहाँ पर जो है जब क्वेश्चन दिया गया था तो इसमें सिर्फ जो है राजस्थान ना होकर के ऑप्शन में सिर्फ आंध्र प्रदेश का ही जिक्र किया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश को बोल्ड किया गया है। लेकिन बाद में इस पॉइंट को जोड़ दिया गया है कि पहला जिला इसमें नागौर था, जो कि जिले के फॉर्म में लिखा है कि पहला जिला कौन सा था? नागौर। पंचायत दिवस 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कारण क्या है इसका? 73वें संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू था। यानी कि अगर कारण पूछा जाए कि 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है तो उसका विशेष कारण है कि 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू होता है, उसी वजह से। और इसकी शुरुआत सन 2010 से हुई थी, यानी कि पंचायत दिवस मनाने की शुरुआत जो है सन 2010 से हुई थी। आइए अगले पॉइंट के चलते हैं। अगला पॉइंट इससे संबंधित है कि महिलाओं का आरक्षण की धारा जो है यूपी पंचायती राज अधिनियम से ली गई। महिलाओं के आरक्षण की धारा जो यूपी
उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम से ली गई है। धारा जो है 11 के 4 में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान है। महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान इस धारा में किया गया है, धारा 11 के 4 में। तो ये जो है अधिनियम जो है पंचायती राज अधिनियम जो है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम से लिया गया है। महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किसमें किया गया है? धारा 11 का 4 में। ग्राम सभा की बैठक जो है इसके लिए जो है 1/5 सदस्य प्रस्ताव ला सकते हैं और प्रस्ताव पारित होने पर 30 दिन के भीतर बैठक बुलानी होती है। अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो 30 दिन के भीतर बैठक बुलानी पड़ती है। या एक ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रस्ताव पारित होने पर बैठक कितने दिन के भीतर बुलानी पड़ती है? तो 30 दिन के भीतर बुलानी पड़ती है। ग्राम सभा बैठक के लिए कितने सदस्यों का प्रस्ताव होना आवश्यक है? तो 1/5 सदस्यों का प्रस्ताव होना आवश्यक है। लोकल गवर्नेंस या सामान्य ज्ञान, स्थानीय स्वशासन संस्था सरकार के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है। ये किसका कथन था? ये लास्की के द्वारा किया कथन दिया गया था। स्थानीय स्वशासन संस्था जो है सरकार के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है, लास्की के द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था की उत्पत्ति जो है संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आती है। राज्य सरकार को ग्राम पंचायत की स्थापना का निर्देश देता है। और ये जो अनुच्छेद जो है राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत की स्थापना का निर्देश देता है। पंचायतों का अवधारणा ग्राम स्वराज से जुड़ी है, जिसे महात्मा गांधी ने समर्थन दिया था। पंचायतों की अवधारणा ग्राम स्वराज से जुड़ी है, जिसे महात्मा गांधी ने समर्थन दिया था। यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था की उत्पत्ति है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आती है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आती है। अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो है 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 या जो है 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। पंचायतों का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। भाग 9 यानी कि आर्टिकल जो है 243 से 243 ओ और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। भाग 9 में जो है आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है और ये 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है इसको। पंचायती राज की जो है स्तर 3 स्तरीय प्रणाली है: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जनपद पंचायत या जिला परिषद। यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मंडल या खंड स्तर पर पंचायत समिति या जनपद पंचायत या जिला स्तर पर जिला परिषद। ग्राम सभा ग्राम पंचायत की मूल इकाई है। ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत की मूल इकाई है। ग्राम के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत को उत्तरदायी ठहराने का अधिकार है। ग्राम पंचायत पंचों और एक सरपंच का समूह है। ग्राम पंचायत जो है पंचों और एक सरपंच का समूह है। पंच और सरपंच सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष है। ग्राम पंचायत जो है पंचों और एक सरपंच का समूह है। पंच और सरपंच सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। कार्यकाल इसका 5 वर्ष है। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण। तो पंचायतों में SC, ST और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण और कई राज्यों में 50% भी कर दिया गया है। कई राज्यों में जो है 50% भी कर दिया गया है और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था है। राज्य वित्त हर 5 साल में गठित होता है। पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हैं तो सुझाव देता है। तो पंचायतों की वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हैं तो सुझाव कौन देता है? तो राज्य वित्त आयोग ये सुझाव देता है। राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है? पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी था। पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य चुनाव आयोग की। यह कैसा निकाय है? यह एक स्वतंत्र निकाय है। राज्य निर्वाचन आयोग किस तरीके का निकाय है? स्वतंत्र निकाय है। ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल प्रमुख विषय ऐसे कुल इसमें 29 विषय शामिल हैं। तो 11वीं अनुसूची में शामिल कुल विषय कितने हैं? 29 विषय हैं। इसमें से प्रमुख कौन कौन से विषय हैं? तो कृषि, जल प्रबंधन, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण आवास, सामाजिक वानिकी और पशुपालन आदि जो है ये प्रमुख विषय जो है 11वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं। जैसे तो यहाँ पर जो है पंचायती राज का इतिहास और विकास, बलवंतराय मेहता समिति 1957 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था औपचारिक ढांचे की सिफारिश की है। 3 स्तरीय प्रणाली इन्होंने का सुझाव दिया है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का सुझाव है। लोक सहभागिता और लोकतंत्र की नींव पर बल दिया है। पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर
1959 को लागू हुई है। अब आ जाते हैं मेहता समिति, अशोक मेहता समिति 1977। इन्होंने दो स्तरीय ग्राम प्रणाली यानी ग्राम और जिला स्तर की सिफारिश की है। पंचायतों को अधिकार और स्थायित्व देने की सिफारिश की है। राजनीतिक दलों के आधार पर पंचायत चुनाव की सिफारिश की है। राजनीतिक दलों के आधार पर उन्होंने पंचायत चुनाव की सिफारिश की है। GV राव समिति 1985, इनके अनुसार जो है विकास योजनाओं के विकेंद्रीकरण की बात कही है और जिला स्तर को प्राथमिक प्रशासनिक इकाई बनाने की सिफारिश की है। LM सिंघवी समिति 1986, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश, ये इनकी मुख्य सिफारिश रही है। पंचायती राज से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम पॉइंटर के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। पहला राज्य जहाँ लागू हुआ तो राजस्थान में नागौर जिला 2 अक्टूबर 1967 को। दूसरा राज्य लागू हुआ आंध्र प्रदेश में। 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 में पारित हुआ और 1993 में लागू हुआ। लागू तिथि ये 24 अप्रैल 1993, हर साल पंचायती राज दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। लागू तिथि है 24 अप्रैल 1993 और हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कुल विषय 11वीं सूची में 29 थे। संविधान का भाग 9, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष और पंचायतों के विघटन पर चुनाव 6 महीने के अंदर किए जाएंगे अगर समय है शेष। पंचायत राज्य के अनुच्छेद और परिभाषा 243 में परिभाषा है। 243A में ग्राम सभा की शक्तियों का वर्णन किया है। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था 243B में है। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था 243B में है। सीटों की संख्या और आरक्षण 243C में है। सीटों की संख्या और आरक्षण 243C में है। आरक्षण का प्रावधान SC/ST महिलाओं का 243D में है। आरक्षण का प्रावधान जो है SC/ST और महिला का जो है 243D में है। पंचायतों का कार्यकाल 243E में है। पंचायतों का कार्यकाल 243E में है और राज्य निर्वाचन आयोग 243K में। राज्य निर्वाचन आयोग जो 243K में है। वित्त आयोग से संबंधित प्रश्न है यहाँ पर दिया हुआ है कि अध्यक्ष की योग्यता क्या है। सार्वजनिक मामलों में अनुभव होना अनिवार्य है। वित्त आयोग से संबंधित है कि इनके अध्यक्ष की योग्यता क्या है। इनके अध्यक्ष की योग्यता है कि इनके पास जो सार्वजनिक मामलों में अनुभव होना अनिवार्य है। सदस्यों की योग्यता क्या है। अर्थशास्त्र, वित्तीय मामले में प्रशासनिक मामलों में अनुभव होना चाहिए। इनके सदस्यों की योग्यता क्या होती है। अर्थशास्त्र, वित्तीय मामले एवं प्रशासनिक मामलों में अनुभव होना चाहिए। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। नंद किशोर सिंह। गठन इसका हुआ था 27 नवंबर 2017 को। अध्यक्ष नंद किशोर सिंह और गठन हुआ था 27 नवंबर 2017 को। 13वां जो वित्त आयोग था इसमें ग्रामीण निकायों के लिए कितनी शर्तें थी। 6 शर्तें थी और शहरी निकायों के लिए शर्तें कितनी थी। 9 थी। 13वें वित्त आयोग में ग्रामीण निकायों के लिए शर्तें थी 6 और शहरी निकायों के लिए शर्तें थी 9। और 10वें वित्त आयोग में क्या था। निर्देश किया गया कि राज्य सरकारें उपयुक्त योजनाएं बनाएं और अनुदान उपयोग है दिशा निर्देश जारी कराएं। 10वें वित्त आयोग में क्या हुआ था। निर्देश दिया गया था कि राज्य सरकारें उपयुक्त योजनाएं बनाएं और अनुदान उपयोग हेतु दिशा निर्देश जारी करें। स्थानीय निकायों को विभाजन कर पुल से आवंटन प्रतिशत कुछ वित्त आयोग के अनुसार यहाँ पर जो है दिया गया है कि स्थानीय निकायों का जो विभाज्य कर पुल जो है उसमें आवंटन जो है वित्त आयोग के अनुसार कितने प्रतिशत हुआ है। जैसे यहाँ पर 13वें वित्त आयोग के अनुसार जो है 2.28% आवंटन हुआ है। 13वें वित्त आयोग के साथ 2.28% उपयोग हुआ है। 14वें वित्त आयोग के साथ 14वें वित्त आयोग में जो है 4.31% स्थानीय निकायों का विभाज्य कर पुल आवंटन हुआ है और 15वें वित्त आयोग में जो है 4.15% स्थानीय निकायों का आवंटन हुआ है। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला पॉइंट है 15वें वित्त आयोग ने विभाज्य कर पुल का 4.15 हिस्सा स्थानीय निकाय को आवंटित करने की सिफारिश की थी और 15वें वित्त आयोग ने क्या किया था 4.15 हिस्सा जो स्थानीय निकाय को आवंटित करने की सिफारिश की थी। स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं कौन है। जैसे वंदे भारत योजना और अन्नपूर्णा योजना। वंदे भारत योजना की शुरुआत कब हुई है 2004 में होती है और उसका उद्देश्य क्या था मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। मातृ मृत्यु दर में कमी लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। अन्नपूर्णा योजना क्या थी 2000 की शुरुआत हुई थी 1999 से सन 2000 में। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत हुई थी सन 1999 से सन 2000 में। और यहाँ पर कुछ योजनाएं हैं विकास और रोजगार योजनाएं। जैसे ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम 1960-61 में शुरू हुआ था। ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम 1960-61 में शुरू हुआ था। ग्रामीण रोजगार
कृषि कार्यक्रम 1971-72 में हुआ था। ग्रामीण रोजगार कृषि कार्यक्रम 1971-72 में हुआ था। पायलट गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1972-73 में हुआ था। पायलट गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ये 1972-73 में हुआ था। सूखा क्षेत्र कार्यक्रम 1973-74 में हुआ था। सूखा क्षेत्र कार्यक्रम 1973-74 में हुआ था। मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1977-78 में हुआ था। मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1977-78 में हुआ था। और हरियाली योजना जनवरी 2023 में लागू हुई थी। हरियाली योजना जो है जनवरी 2023 में लागू हुई थी। भारत निर्माण योजना जो है सन 2005 में प्रारंभ हुई थी। भारत निर्माण योजना सन 2005 में प्रारंभ हुई थी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अगस्त 2008 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री रोजगार का सृजन कार्यक्रम अगस्त 2008। और सुरक्षित रोजगार योजना इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1993 में। सुरक्षित रोजगार योजना इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1993 में। इसका क्षेत्र मैदानी और जनजातीय क्षेत्र है। इसका क्षेत्र क्या है? मैदानी और जनजातीय क्षेत्र है। और सुनिश्चित रोजगार योजना सुनिश्चित रोजगार योजना की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1993 में हुई थी। इसका समग्र विकास और रोजगार। सुरक्षित रोजगार योजना जो है इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1993 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? समग्र विकास और रोजगार। डकार कार्यक्रम जो है या डबाकार कार्यक्रम ये कुछ यहाँ पर है कि डकरा या डबाकार कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत 1983 में हुई 1983 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण गरीबों व महिलाओं की आय में वृद्धि करना है। ग्रामीण गरीबों या महिलाओं की आय में वृद्धि करना है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम ये कार्यक्रम जो है राजस्थान में प्रारंभ हुआ था 1977-78 में। अंत्योदय अन्न योजना ये दिसंबर 2000 में प्रारंभ हुआ था। अंत्योदय अन्न योजना ये दिसंबर 2000 में प्रारंभ हुआ था। अब कृषि एवं बीमा योजना। फसल बीमा के जनक कौन थे? प्रोफेसर BM दांडेकर। फसल बीमा के जनक कौन थे? प्रोफेसर BM दांडेकर थे। व्यापक फसल बीमा योजना कौन सी है? की शुरुआत 1 अप्रैल 1985 को हुई थी। 1 अप्रैल 1985 को व्यापक फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। कृषि आय बीमा योजना जो है रबी फसल सत्र 2003-04 से इसकी शुरुआत हुई थी। कृषि आय बीमा योजना की शुरुआत जो है रबी फसल 2003-04 से में हुई थी। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम इसका उद्देश्य क्या था कि लाभकारी रोजगार सृजन करना, उत्पादक संपत्ति निर्माण करना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना। ये जो हैं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के उद्देश्य थे। जिसमें जो कथन लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सीमित करना, ये एक असत्य कथन है। जबकि इसके लाभकारी रोजगार सृजन, उत्पादक संपत्ति निर्माण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार जो है इसके मुख्य उद्देश्य रहे हैं। गांव के सामाजिक विकास से संबंधित कार्यक्रम है, जैसे ग्राम खेल कूद और लोक उत्सव का आयोजन किया जा सकता है। यानी गांव के सामाजिक विकास से संबंधित कार्यक्रम से कि गांव में खेल कूद और लोक कला उत्सव का आयोजन किया जा सकता है। ग्राम दिवस का आयोजन या सामाजिक जुड़ाव के लिए किया जाता है। ग्राम दिवस का आयोजन या सामाजिक जुड़ाव के लिए किया जा सकता है। ग्राम गीत का निर्माण लोगों में गौरव और एकता की भावना को प्रोत्साहित करता है। ग्राम गीत का निर्माण जो है लोगों में गौरव और एकता की भावना को प्रोत्साहित करता है। गांव के आर्थिक विकास से संबंधित कार्य क्या है? जैसे इको टूरिज्म और ग्राम पर्यटन को बढ़ावा देना। इको टूरिज्म और ग्राम पर्यटन को बढ़ावा देना। पात्र युवाओं को कौशल विकास, रोजगार और नियोजन के लिए पात्र का जो है कौशल विकास और रोजगार और नियोजन के लिए किया जा सकता है। पर्यावरणीय विकास से संबंधित कार्य। पर्यावरणीय विकास से संबंधित कार्य क्या है? कि सड़कों के किनारे पौधारोपण करना, सामाजिक बांधगी को प्रोत्साहन करना और वायु जल और भूमि प्रदूषण से बचाना। वायु जल और भूमि को प्रदूषण से बचाना। आधारभूत संरचना से संबंधित कार्य क्या है? बेघर या कच्चे मकान वालों को पक्का मकान उपलब्ध कराना। बेघर या कच्चे मकान वालों को पक्का मकान उपलब्ध कराना। पेयजल की सुविधा प्रदान करना। मुख्य सड़क नेटवर्क और 12मासी सड़क संपर्क सुनिश्चित करना। मुख्य सड़क नेटवर्क और 12मासी सड़क संपर्क सुनिश्चित करना। ये जो है आधारभूत संरचना से संबंधित कार्यक्रम थे। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान क्या है? इसकी पहली बार मंजूरी की अवधि क्या थी? 2018-19 से 2021-22 तक।
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इसकी पहली अवधि की मंजूरी क्या थी? सन 2018-19 से 21-22। केंद्रीय घटक क्या है? पंचायतों को प्रोत्साहन देना, ई पंचायत मिशन मोड परियोजना को लागू करना, यानी कि पंचायतों का प्रोत्साहन देना, ई पंचायत मिशन मोड लागू करना। राज्य घटक क्या है? क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण की गतिविधियाँ, ये राज्य का घटक है। पंचायतों में सतत विकास यानी कि एसडीजी के स्थानीयकरण हेतु समूह, पंचायतों में सतत विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण हेतु समूह, जैसे आर्थिक स्थिरता समूह, जैसे स्वस्थ गांव, गरीबी मुक्त गांव, आत्मनिर्भर और बुनियादी ढांचा युक्त गांव। स्वस्थ गांव, गरीबी मुक्त गांव, आत्मनिर्भर और बुनियादी ढांचा युक्त गांव। पर्यावरणीय स्थिरता समूह में क्या है? पर्याप्त जलयुक्त गांव, स्वच्छम हरित गांव। पर्यावरणीय स्थिरता समूह में क्या है? पर्याप्त जलयुक्त गांव और स्वच्छ एवं हरित गांव। पंचायतों की भूमिका गरीबी उन्मूलन में, सभी पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ना। पंचायतों की भूमिका में गरीबी उन्मूलन कैसे होता है? सभी पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना, सभी पात्र आवेदकों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराना, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करना। अब बिंदु है जो हमारा आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत कार्य, तो ये कार्य कैसे हैं? जैसे व्यक्तिगत विकास और सामाजिक विकास। आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत जो है व्यक्तिगत विकास होता है और सामाजिक विकास। व्यक्तिगत विकास में क्या है? व्यवहार में परिवर्तन और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, व्यवहार में परिवर्तन और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। और सामाजिक विकास में जो है सामाजिक नैतिक मूल्य, सामाजिक न्याय और सुशासन जो है आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत कार्य हैं। ग्राम प्रशासन संबंधी तथ्य, ग्राम प्रशासन संबंधी तथ्य क्या है? ग्राम परिवार या ये ग्राम सभा के परिवार रजिस्टर की सुरक्षा एवं संशोधन का कार्य ग्राम पंचायत अधिकारी का होता है। ग्राम सभा के परिवार रजिस्टर की सुरक्षा एवं संशोधन का कार्य जो है ग्राम पंचायत अधिकारी का ही होता है और उसी को ये अधिकार रहता है कि इसमें वो संशोधन कर सकता है। भारत के महारजिस्ट्रार की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार के द्वारा होता है। भारत के महारजिस्ट्रार की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार के द्वारा होता है। और मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा होती है। जो भारत के महारजिस्ट्रार की नियुक्ति जो है केंद्र सरकार के द्वारा होती है और मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति जो है राज्य सरकार के द्वारा होती है। कंप्यूटर का ज्ञान देखते हैं। डॉस का फुल फॉर्म क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और मोबाइल का उदाहरण नहीं है फेडोरा, यानी कि एक फेडोरा जो है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये मोबाइल का ओएस नहीं होता है। एंड्रॉयड का स्वामित्व किसका होता है? गूगल के बाद है। अपाचे एक स्वतंत्र वेब सर्वर है जो निःशुल्क उपलब्ध है। अपाचे जो है एक स्वतंत्र वेब सर्वर है जो निःशुल्क उपलब्ध है। तो सभी दोस्तों को जो है से एक बात यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ से ही पढ़ें अपने अध्ययन को गहनता से करें और आने वाली परीक्षा के लिए अपनी तैयारी को मजबूत करें। और जो भी कार्य मेरे द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है उसको, वो कार्य आपको कैसा लग रहा है तो आप ज़रूर उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल को जो है अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर ज़रूर करें।